द रियल एसेट शो का दिवाली स्पेशल, पक्का अच्छा निवेश और एक अच्छा रिटर्न और शायद कुछ ऐसा जिसे मैं अगली जनरेशन को भी दे पाऊं। तो आप रियल एस्टेट को कहाँ रखेंगे? जब से पृथ्वी बनी तब से रियल एस्टेट है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रियल एस्टेट रहेगा। जहाँ मुझे अच्छा रिटर्न मिले उस माइक्रो मार्केट को मैं कैसे पहचानूं? Anything which is priced less than 8,000 rupees will grow, has to grow. सरप्लस के तौर पे एक अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन उस इमोशन की तो क्या कीमत? इन्वेस्टमेंट भी करते हो, उसको एंजॉय भी करते हो, दोस्तों को भी बुलाते हो और घर की प्रशंसा भी होती है। ऐसा इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट ही है। मिड या अफोर्डेबल वाली चीज लेते हो, उसमें ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होंगे। आप क्या कहेंगे? Please do not invest in expensive homes. 2 का 4 रुपए होना पड़ेगा to get the same returns. 2-3 सवाल कॉमन है। डेवलपर कैसा है, ये इलाका कैसा है और मुझे इस पे रिटर्न कितना मिलेगा? Delivery first. Second would be location and third would be price. अभी मुंबई में तीसरे एयरपोर्ट की बात चल रही है। क्या वहाँ प्लॉट खरीद लूं? क्या वहाँ मकान खरीद लूं? जहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी डेवलपमेंट है, ऐसे ही जगह पे आप घर खरीदो। कहीं पे पुल बना दिया तो कल ही या 1 साल के अंदर वहाँ पे सब प्राइस डबल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कहीं प्लॉट लेना बेहतर हो, कहीं दुकान लेना बेहतर हो, कहीं घर लेना बेहतर हो, निर्णय लेना हो तो कैसे देखें इसको? My number 1 is retail, number 2 is warehouse and last office. दुकान, मकान, प्लॉट, रिटेल, व्हाटएवर, कहाँ, कैसे, किस जगह, किस आधार पे, कितना रिटर्न, सारे जवाब आज की चर्चा से आपको मिल जाएंगे। हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहारों का ये मौसम है, पर्व हैं, खुशियां हैं और खुशहाली है और हम भी चाहते हैं कि आप भी हमेशा खुश रहें इसी तरीके से। और इसीलिए आपके लिए लेकर आए हैं ये द रियल एसेट शो का दिवाली स्पेशल। आज कोई रिपोर्ट नहीं, आज कोई और बातचीत नहीं, आज सिंपली बात करेंगे आपके और हमारे अपने दिल की, मन की और रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट को थोड़े और अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। रियल एस्टेट शायद जब से ये पृथ्वी है तब से रियल एस्टेट है, क्योंकि धरती उसी पे बनी हुई है, उसी पे खड़ा हुआ है, तो पुरातन चीज़ है, लेकिन आज तक हमारे जीवन में वही महत्व रखती है और बल्कि कहें दिन पर दिन इसका महत्व और बढ़ता जा रहा है। तो सब कुछ लेकर आएंगे इस पूरी बातचीत में। और दिवाली यानी कि निवेश का भी त्योहार, सोना चांदी इक्विटी सबकी बात हो रही, तो रियल एस्टेट की क्यों ना हो। तो आज ऐसी ही दिल की बातें होंगी, रियल एस्टेट के लिए होंगी और निवेश के लिए होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो दिवाली स्पेशल में। और इसके लिए आज हमने 2 खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया है और वैसे तो ये जाने माने नाम है, लेकिन फिर भी आपसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शेखर पटेल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई नेशनल के। और पटेल साहब की जो खास बातचीत है, जो खास बात है वो ये है कि शेखर भाई को नंबर्स बहुत अच्छी तरह से पता है। अगर हम पूछेंगे कि रियल एस्टेट जब से है तब से आज तक कितना रिटर्न आया, तो सारा कैलकुलेशन उनके हाथ पर होता है, वो सब बता देंगे। और साथ में जुड़ रहे हैं अभिषेक किरण गुप्ता जी, जो कि मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है और आप सीईओ हैं सीआरई मैट्रिक्स के। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक की भी खासियत यह है कि ये भी नंबर से बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते हैं और इनके भी टिप्स पे होते हैं कि भाई किस चीज़ ने कैसा क्या किया है, रियल एस्टेट में कहाँ क्या हो रहा है। तो अब दोनों ही मेहमानों का भरपूर फायदा उठाएंगे और इनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे। राइट, टू स्टार्ट विद शेखर भाई, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूँ। तो आज दर्शकों को मुझे लगा कि ये बताया जाए कि रियल एस्टेट को रियल एसेट कैसे हम बना लें। तो देखिए, हम ये तो जानते हैं कि रियल एस्टेट में एक बढ़िया रिटर्न आता है, बहुत सुरक्षित ये होती है, लेकिन आजकल क्या इतनी एसेट क्लासेस हो चली हैं कि इक्विटीज़ भी हैं, इस समय तो सोने चांदी की जो बातें हो रही हैं उसका क्या ही कहना, बॉन्ड्स हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अगर मैं प्योर मन की शांति, एक पक्का अच्छा निवेश और एक अच्छा रिटर्न और शायद कुछ ऐसा जिसे मैं अगली जनरेशन को भी दे पाऊँ, तो आप रियल एस्टेट को कहाँ रखेंगे? सबसे पहले तो मेरा दिवाली का सबको धन्यवाद। दिवाली की सबको शुभकामनाएं। विपिन जी, अभिषेक जी और सारे दर्शक भाइयों और बहनों, सबको दिवाली की खूब शुभकामनाएं। विपिन जी, रियल एस्टेट जैसे आपने शुरुआत की कि जब से पृथ्वी बनी तब से रियल एस्टेट है और रियल एस्टेट रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रियल एस्टेट रहेगा। और रियल एस्टेट क्या, दीपावली के टाइम पे रियल एस्टेट डिस्काउंट से या रियल एस्टेट पे विश्वास है लोगों का और विश्वास के कारण ही
दीपावली के टाइम पे लोग एक शुभ मुहूर्त और शुभ परचेज में, जैसे सोना है, चांदी है, ऐसा ही एक घर है, अपना घर खरीदना एक लोगों के लिए एक एक भावना है, एक उनकी अंदर की उमंग है। उसकी वजह से दिवाली फेस्टिवल में रियल एस्टेट में डिमांड भी अच्छी रहती है। और आज तक रियल एस्टेट ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। तो मैं ये भी नए साल में इच्छा रखूंगा कि नए साल में भी रियल एस्टेट लोगों के साथ में खड़ा रहेगा। और जब अलग अलग एसेट क्लास की बात है तो सबसे बड़ा एसेट क्लास तो रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ही है। आज के दिन में 80% ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट इज रेसिडेंशियल, एंड दूसरा जो 20% है उसमें बाकी सब कमर्शियल भी आता है, रिटेल भी आता है। अभी आजकल जो नए चीजें चल रही है, सीनियर लिविंग भी आता है, को लिविंग भी आता है, पर सबसे बड़ा रेसिडेंशियल है। और दिवाली के त्योहारों में लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं। एक इनके लिए एक नई शुरुआत दिवाली में घर खरीदने से होती है। तो मेरे ख्याल से रेसिडेंशियल विल बी द फ्लेवर ऑफ रियल एस्टेट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी आधारशिला आपने रखी कि नो डाउट कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, इमोशन भी बहुत जुड़े हैं किरण साहब इसमें, मतलब बाकी एसेट क्लास में मुझे लगता है इमोशन थोड़ा सा मिस आउट होता है। वहाँ प्योर पर्पस होता है कि मैं एक लगाऊं तो मुझे कितने मिलेंगे, 2, 4, 5। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा निवेश है जिसके साथ आदमी का इमोशन बहुत जुड़ा होता है। ठीक है, उसको सरप्लस के तौर पे एक अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, लेकिन उस इमोशन की तो क्या कीमत लगाएंगे। मैं आपसे पूछूं, आपने अपना पहला रियल एस्टेट निवेश कब किया था? कब मन में आया कि चलो रियल एस्टेट में मैं निवेश करूं? So, before I answer that question, wonderful Diwali, rocking Diwali to everybody. Vipin, you, Shekhar bhai, of course, and everybody who's listening. All श्रोताओं के लिए Diwali is rocking. So thank you for calling me. Yes, your question is कि मैंने अपना पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कब किया था? राइट, 2005. ओके। जब मैंने जोन्स लैंग लसाल ज्वाइन किया था, तो अब हम रियल एस्टेट डेटा के साथ खेलते थे, राइट? इट वाज न्यू, रियल एस्टेट में रिसर्च था ही नहीं। तो एंड आप मानोगे नहीं, द सिटी इन विच आई इन्वेस्टेड फर्स्ट वाज अहमदाबाद। अरे वाह। एंड मुझे आज भी लगता है कि अहमदाबाद इज गोइंग टू रॉक। अब तो बहुत कुछ काम बाकी है अहमदाबाद में। बुलेट ट्रेन बन रही है, वी अप्लाइंग फॉर कॉमनवेल्थ, वी अप्लाइंग फॉर ओलंपिक्स। तो मतलब अहमदाबाद अब वो न्यूज में ही रहेगा। तो आप तैयार हो जाइए, आपको बहुत बात करनी है अहमदाबाद के बारे में। नॉट बिकॉज शेखर भाई इज हियर, आई एम सेइंग दिस। राइट, नहीं, आपने तो 2005 में कर दिया था तो। फिर उसके बाद रियल एस्टेट से हमेशा ही संपर्क रहा है। नॉट दैट आई नॉट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, उस पर डेटा बहुत करता हूँ, वो नहीं। बट फिर तो उसके बाद बैंगलोर में भी इन्वेस्ट कर लिया, फिर हैदराबाद में भी कर लिया, पूना में भी कर लिया। फिलहाल काफ़ी कुछ बेच दिया है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब खरीदो तो यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू एग्जिट। राइट, राइट। जैसे शेयर्स में बोलते हैं ना कि खरीदना बहुत आसान होता है, बेचना मुश्किल होता है। तो वो बहुत जरूरी है। यू नीड टू कीप रोटेटिंग एंड यू नीड टू मेक श्योर। एंड ऐसा नहीं कि रोटेटिंग स्पेक्यूलेटिवली कि आज खरीदा एक साल में बेच दिया। डू इट ऑन अ longer term horizon, and real estate will always rock when it comes to longer term. Right. Couple of years, yes, you can do it once, twice in your lifetime, but it cannot happen again and again and again and again. Right? बार बार नहीं हो सकता। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इस पे और चर्चा करते हैं कि एंट्री तो लेना है, लेकिन एग्जिट कब लेना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रियल एस्टेट से जो एक फायदा मिल सकता है निवेश के तौर पे वो मिले। शेखर भाई, आपसे तो क्या पूछूं, आप डेवलपर हैं और ये मतलब आई थिंक आपके यहाँ हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी भी होता आया है, लेकिन फिर भी आपने अपना, अगर कोई ऐसा खास आपको वाकया याद हो कि मैंने अपना खुद का रियल एस्टेट निवेश कब किया। और एक साथ में मेरा सवाल ये है कि जैसा अभिषेक जी ने कहा 2004-05, आई थिंक यही वो दौर था जब हमारे यहाँ, देखिए अब मकान तो हमेशा से हम खरीदते थे, वो ऑटोमेटिकली एक निवेश हो जाता था। वो कहानियाँ बनती थी कि पापा ने खरीदा या दादाजी ने खरीदा, तब 10 लाख का था, अब 1 करोड़ का हो गया। लेकिन आई थिंक जब से लोन वगैरह शुरू हुए, एक जिसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ सेक्टर, और तब लोगों के दिमाग में आया कि मैं एक फ्लैट खरीद लूँ, एक प्लॉट खरीद लूँ, एक दुकान खरीद लूँ, तो वो 2005 और उसके आसपास की बात हो सकती है। तो ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ जब लोगों ने मतलब क्लासिफाइड तरीके से भारत के अंदर रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया? रियल एस्टेट में निवेश तो सदियों से चलता आ रहा है और भारत में भी चलता आ रहा है।
2003-4 के बाद लोगों ने यानी मीडिया ने भी इसको हाईलाइट करना चालू किया, रिसर्च एजेंसी ने भी इस पे काम करना चालू किया, लोगों ने भी इस पे काफी सोच विचार करके इन्वेस्ट करना चालू किया। तो 2003-4 से ये हाईलाइट में आया है। बाकी निवेश तो आपको पता है कि बहुत सालों से, यानी आपने ही बताया कि सबसे पहला ही बिजनेस शायद शुरू हुआ होगा तो वो रियल एस्टेट, घर की जरूरत सबको होती है। मैं रियल एस्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखता हूँ। ये काफी अपने ख्यालों से, अपने फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो रियल एस्टेट मेरे लिए ऐसा है कि घर खरीदना इज अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। एंड घर, जब अभिषेक जी ने एक घर लिया, इन्वेस्ट किया, एग्जिट लिया, पर ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है कि घर खरीदते हैं फिर उसमें अपग्रेड होते हैं। यानी आज उनकी आमदनी के हिसाब से उन्होंने 1 बेडरूम का घर खरीदा या 2 बेडरूम का घर खरीदा, तो उनकी हमेशा उम्मीद रहती है कि वो बड़े घर में मूव होते जाए। तो वो 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में मूव होते हैं, 3 बेडरूम से 4 बेडरूम में मूव होते हैं। अलग अलग शहरों में अभिषेक जी की तरह इन्वेस्ट करना सबका ये नहीं होता है, पर लोग अपना घर जो है वो इम्प्रूव करते जाते हैं। और इसीलिए रियल एस्टेट में, जहां मैंने 2 बेडरूम में से एग्जिट लेके 3 बेडरूम का घर लिया, तो 2 बेडरूम का घर लेने वाला कोई है जिसको 1 बेडरूम से एग्जिट लेके 2 बेडरूम में जाना है, और 2 बेडरूम में से मैं 3 बेडरूम में गया, वो वहां से एग्जिट लेके 4 बेडरूम में जा रहा है। तो ऑलवेज भारत में क्या है, घर अच्छा हो, बड़ा हो, और अपने सपनों का घर जो है उसको लोग अच्छे से सजाते हैं। और दिवाली के टाइम पे तो बहुत ही अच्छे से सजाते हैं लोग, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के घर की प्रशंसा करते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, उसको एंजॉय भी करते हो, दोस्तों को भी बुलाते हो और घर की प्रशंसा भी होती है। ऐसा इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट ही है। नो डाउट, नो डाउट। इसीलिए हमने कहा कि एक बहुत ही डिफरेंट एसेट क्लास है जिसमें इमोशन भी इन्वॉल्व है, और इमोशन की कोई कीमत आप लगा नहीं सकते, वो प्राइसलेस है। लेकिन अभिषेक जी, बड़ी एक अच्छी बात यहाँ शेखर भाई ने कि मैं आपसे समझना भी चाहूँगा। 2 तरीके के लोग मैंने देखे। कुछ लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी बने तो मैं ऐसा ही घर खरीदूं और ऐसी ही जगह खरीदूं। एक जो शेखर भाई ने कहा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि वो ऐसा बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि पहले जहाँ भी मिल रहा है एक छोटा 1 BHK ले लूँ, या जो भी छोटी से छोटी यूनिट है, फिर उसको वो एक समय के बाद जब उसका कैपिटल वैल्यू आ जाता है, वो बिल्ट हो जाती है, उसको बेच के फिर वो अपग्रेड करते हैं, उससे बड़े घर में जाते हैं, शायद लोकेशन भी चेंज करते हैं। तो कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है? ये धीरे धीरे 1 by 1 वाला तरीका, जहां आपने पहले छोटा लिया, फिर अपग्रेड करके बड़े में गए, फिर तीसरे में गए, या फिर आप सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन वो मेरा वक्त आएगा, मैं खरीदूंगा? क्योंकि वैसे भी लोग बहुत हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर भी डाउट नहीं कर रहा, हो सकता है वो भी कोई स्ट्रेटेजी हो। आप मुझे बताइए कि क्या बेहतर होता है। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि वन साइज डजंट फिट ऑल, ये डेफिनिटीज पे अप्लाई होता है। बट बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मुझे स्टेटिस्टिक्स से शेयर करना है व्हाई रियल एस्टेट इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई विपिन हैज टू डू मोर ऑफ दीज शोज, राइट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटिस्टिक्स पब्लिश किया था 3 साल पहले, अब तो वो बढ़ गया होगा। 3 साल पुराना स्टेटिस्टिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। द इंडियन वेल्थ, हाउस होल्ड वेल्थ, जो हिंदुस्तानी जितने भी हैं, जो उनका कलेक्टिव वेल्थ है, उसका 50% is in real estate, Vipin. Right. Stock market is only 7%. Gold is probably 15%. 50% is real estate. We need to have more shows like these because 50% is not a small number. Right. And this is RBI saying it. हाँ, right. बिल्कुल। Now coming to your question, एक हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी में अगर लकी है तो एक बार ही घर खरीदता है। शेखर भाई ने एकदम सही कहा कि देयर आर वेरी फ्यू अभिषेक गुप्ताज हु प्रोबेबली हैव द डेटा या द मनी और वट एवर टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज, राइट? तो वो जब स्कूल से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर आएगा तो पहले तो दोस्तों का रहेगा, को लिविंग में या कहीं पे या भाड़े पे, फिर 1 बेडरूम खरीदेगा, फिर शादी करेगा, 2 खरीदेगा, अब टाउनशिप्स में लोगों को खरीदना है। तो दैट इज द नेचुरल प्रोसेस जिसमें आप अपग्रेड होते रहोगे। एंड अपग्रेड नॉट नेसेसरीली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रूम्स, अपग्रेड ऑल्सो इन लोकेलिटी, राइट? आज आप दहीसर में रहते हो, कल आप एस्पायर करोगे कि मैं गोरेगांव आ जाऊं, गोरेगांव के बाद बांद्रा आ जाऊं। प्लस
ये हो गया रहने के लिए, जहाँ इमोशन अटैच्ड है, फैमिली है, सब कुछ है। सेकंड, अगर आप, गॉड इज काइंड टू यू, आपने अच्छी तरक्की करी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव होम्स, क्योंकि आज 1 रुपया का 2 रुपया होना और 2 का 4 रुपया होना पड़ेगा टू गेट द सेम रिटर्न्स। राइट। ये 100% ग्रोथ। तो सो आप अगर डेटा देखोगे तो जो अंधेरी का प्राइस था 20 साल पहले और कांदिवली का था, कांदिवली हैज कम क्लोज टू अंधेरी, बट अंधेरी इज प्रोबब्ली नॉट मूव्ड मच। राइट। देयर समथिंग कॉल्ड बेस इफेक्ट। ओके। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं खुद बॉम्बे में रहता हूं, आई लव बॉम्बे, बट बॉम्बे का ग्रोथ होना वर्सेस अ नोएडा एंड अहमदाबाद का ग्रोथ होना बहुत फर्क है। अभी नंबर्स में भी आया कि जो पिछले 4 साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आई है उसमें बॉम्बे स्टेडी रहा 5% 7%, लेकिन आप नोएडा, अहमदाबाद, दूसरे शहर देखो मल्टीपल टाइम्स में चले गए, आग सी लग गई मार्केट में। तो ये बात तो सही है शेखर भाई, लेकिन इसको कैसे समझे? देखिए इस समय तो जो प्रॉपर्टी के नंबर जिनको देख के हम खुश भी होते हैं या वो हेडलाइंस बनती हैं, वो ज़्यादातर आ रहे हैं प्राइम प्रॉपर्टी में। प्राइम प्रॉपर्टी बहुत बिकी, महंगे घर बहुत बिके, उन्होंने हेडलाइंस बनाई, उन्होंने चारों तरफ हल्ला मचाया। लेकिन जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि उसमें आपको ग्रोथ आना या उसमें रिटर्न आना, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर है। अब वो लोकेशन का प्रीमियम है, प्रॉपर्टी का प्रीमियम है, ब्रांड का प्रीमियम है, और एक है कि जहाँ आप कंपैरेटिवली एक मिड या अफोर्डेबल वाली चीज़ लेते हो, उसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस होंगे। आप क्या कहेंगे? विपिन जी, मैं रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को देखता ही नहीं हूँ। इट्स बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, इट्स अ इमोशनल अटैचमेंट। रियल एस्टेट इज इमोशनल अटैचमेंट। आपको रहना है, आपको भुगतना है, आपने जहां मेहनत की है, पैसे कमाए हैं, वो पैसे से आपको एक अच्छा घर चाहिए। अभी अच्छा घर, आज मेरी कैपेसिटी है, मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं घर खरीदता हूँ। मुझे जो रिटर्न मिलता है वो मैं देखता नहीं हूँ। आज मेरा घर कितने रुपए में मैंने लिए, कितना रुपए में बिकेगा, वो मैं जब लेते वक्त तो सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि वहां मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। तो मैं कभी रियल एस्टेट को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखता हूँ, मैं तो एज अ घर देखता हूँ। इमोशनल अटैचमेंट, मेरा फैमिली कैसे खुश रहेगा, मेरे पिताजी माताजी कैसे खुश रहेगा, वाइफ कैसे खुश रहेगी और बच्चे कैसे खुश रहेगा, वो है। और दूसरा एक मैं अभिषेक जी के डेटा में बताना चाहूंगा एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट। तो अभिषेक जी ने बताया कि 50% ऑफ द एसेट इज रियल एसेट। ये उनकी बात सही है, पर ये टियर 1 यानी मेट्रो सिटी में जो हायर कैटेगरी के लोग हैं उनकी, यानी हायर इनकम ग्रुप है HIG, और उसके ऊपर का जो ग्रुप है उसका 50% एसेट इज रियल एसेट। बट जो MIG है और जो लोअर इनकम ग्रुप है पूरे हिंदुस्तान में, उसका एक जो रिपोर्ट आप देखेंगे, जो दोनों को अलग अलग कैटेगरी करेंगे, तो 70% ऑफ एसेट ऑफ LIG एंड MIG पीपल इज इन रियल एस्टेट। तो वो उनका 70% एसेट रियल एस्टेट में है, 10% एसेट गोल्ड में है, और बाकी 20% एसेट जो है उनकी वो या इक्विटी में है या तो फिर बैंक में डिपॉजिट के रूप में पड़ा है। तो आज भी इंडिया का 70% एसेट रियल एस्टेट है और 10% गोल्ड है। तो 80% ऑफ द एसेट ऑफ इंडिया इज रियल एस्टेट एंड गोल्ड। और ये साल ऐसा है कि सबको इसमें रिटर्न अच्छा देखने को मिला है, गोल्ड में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो इसीलिए आज इस साल की दिवाली आज मेरे हिसाब से इतने सालों में सबसे अच्छी दिवाली जाएंगी लोगों को, क्योंकि उनको वो बेचना नहीं है, पर एक नोशनल वैल्यू बढ़ी हुई है, तो दैट गिव्स द हैप्पीनेस टू द फैमिली। नहीं, ये है बात आपकी सही। और मुझे लगता है शेखर भाई, चूंकि आप एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी सोचते हो और आपका जो विजन रहा है आपकी कंपनी का कि मैं लोगों को अच्छा घर दूं। देखिए, जो देश के अच्छे डेवलपर हैं उनके मन में तो ये रहता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा हो कि जाके उसमें लोगों को खुशहाली मिले, वो अच्छे से रहें, प्रॉस्पर करें, वो एक पॉइंट है। लेकिन किरण साहब, एक ये भी पॉइंट है कि बहुत सारे जो हमें सवाल आते हैं, हमारा एक और शो है प्रॉपर्टी गुरु, वहाँ पर हम यही बताते हैं लोगों को कि कौन सा घर खरीदना है, कैसा है, यही सवाल वो हमसे पूछते हैं। तो जो भी घर खरीद रहा होता है, कहीं बैकड्रॉप में ये तो उसके मन में रहता ही रहता है कि यार ये इलाका कैसा। 2-3 सवाल कॉमन है कि मैंने ये फला प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, अब जरा ये बताइए डेवलपर कैसा है,
ये इलाका कैसा है और मुझे इस पे रिटर्न कितना मिलेगा। तो मन में कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में वो सवाल आते हैं कि यार कैसे मतलब इस पे बढ़िया रिटर्न बने। तो उस लिहाज से जब मैं घर को देखता हूँ तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँ। भले ही बात बिल्कुल सही है शेखर भाई की, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते कि जो एक मिडिल क्लास है कि मैं सब कुछ, हाँ एक घर अगर है मेरे पास देन मैं सोचूंगा दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए, तीसरा, लेकिन बहुत सारे हैं जो तो पहले ही घर ले रहे होते हैं। तो वो क्या देखे, वो क्या समझे, वो कैसे इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करे जहां पर उसकी नीड तो पूरी हो लेकिन साथ में उसको वो जो रिटर्न वाला क्वेश्चन है वो भी अच्छा मिले। देखो, हिंदुस्तानी के मन में रिटर्न जो खरीद रहा है रहने के लिए, उसमें भी रिटर्न अच्छा मिले, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 50% या 70% ऑफ देयर वेल्थ इज इन द हाउस ओनली। अभी वही नहीं ग्रो होगा तो मैं तो रहूंगा, बीवी जूते मारेगी अलग। तो ये तो होना ही चाहिए, बट नेचुरल, राइट। अब आपने पूछा कि अगर मुझे रहने के लिए भी घर खरीदना है, सो व्हाट शुड आई कंसिडर। तो हम ना बचपन मतलब रियल एस्टेट करियर बचपन से हम हमेशा यही सुन रहे हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, राइट। माय जेन्युइन बिलीफ इज दैट इट इज चेंजिंग नाउ। ओके, अब हो गया है डेवलपर कैसा है, टाइम पे डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा। लोकेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बट घर का प्राइस क्या है, साइज क्या है। क्योंकि अभी हिंदुस्तान आज भी 2 बेडरूम ही ज्यादा बिकता है हिंदुस्तान में, बट इंडियंस एस्पायर टू बी इन 3 बेडरूम्स, राइट। दे वांट कि नाना नानी हमारे साथ आके रहें, दादा दादी रहें, एक कोई विजिटर आए तो उसके लिए रूम रहे। सो यू हैव टू लुक एट डिलीवरी फर्स्ट। कोई भी घर खरीद रहा है, डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ब्रांड भी आ गया। यू नो, अभी शेखर भाई पॉपुलर हैं अहमदाबाद में, तो पता है कि ये बनाएंगे कुछ तो डिलीवर कर ही देंगे। सेकेंड वुड बी लोकेशन एंड थर्ड वुड बी प्राइस। क्योंकि क्या होता है, पीपल डू द रिवर्स। ओके, पहले प्राइस, मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, मुझे स्कीम क्या मिल रही है, इट इज इंपॉर्टेंट, आई एग्री। बट अगर आप 20 साल वहां रहने वाले हो, 20 साल में अगर आप शुरू में 5% महंगा भी खरीद लोगे तो भी आपको 20 साल में रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। तो प्लीज लुक एट डिलीवरी फर्स्ट। मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने वाला है, अब बना है। 20 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 11 साल लगाया डेवलपर ने बनाने में। सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खरीदा था 3000 रुपीज में और बेचा 7000 में। तो आप तो बोलोगे ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बट विपिन व्हेन यू डू इट इन 11 years देयर आर नो रिटर्न्स, राइट। मल्टीपल है 2 times, बट IRR नहीं है। एंड हिंदुस्तानियों को थोड़ा IRR कम समझ में आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड का हूं, तो बिल्कुल। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि डोंट लुक एट प्राइस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट द डिलीवरी, द डेवलपर and the location and then look at price. Right. नहीं, ये बात तो सही है। और आई थिंक रेरा आने के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, आज भी बहुत शिकायतें हैं, आज भी बहुत इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। कंपनियां ज़्यादा जिम्मेदार हो गई हैं, ज़्यादा बेहतर डेवलपर फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। जो इस तरह के फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे वो हट गए हैं, पीछे चले गए या ना के बराबर हैं। तो वो सारी चीज़ें तो इम्प्रूव हुई हैं। शेखर भाई, क्योंकि आप लोगों ने, किरण जी ने या और भी एजेंसीज के साथ मिलकर लगातार ये छोटे शहरों पर इस समय बड़ा फोकस बढ़ाया, Tier 2 और Tier 3 शहरों का। मुझे अभी भी प्रॉपर्टी गुरुज, इसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत सवाल आते हैं कि मैं घर कहाँ खरीदूं। एक तो जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं कि मैं बॉम्बे ले लूं, मैं दिल्ली ले लूं, मैं गुरुग्राम ले लूं, बेंगलुरु ले लूं, अहमदाबाद ले लूं, या फिर अब Tier 2 की भी कहानी। मैं प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ रहा हूं, कहाँ मेरे लिए ज़्यादा मौका बनेगा। क्योंकि 30 से ज़्यादा ऐसे शहर हैं, उसमें आप जयपुर इंक्लूड कर लीजिए, इंदौर इंक्लूड कर लीजिए, विशाखापट्टनम इंक्लूड कर लीजिए, वाइजैग इंक्लूड कर लीजिए, और भी वो लिस्ट बनती चली जाएगी, आप ही लोग वक्त वक्त पे निकालते हैं। वहाँ पर भी अब चीज़ें बदल रही हैं, तो ये कहाँ ज़्यादा बेहतर होगा, छोटे शहरों की तरफ देखना चाहिए? ये सवाल में मैं अभिषेक जी से उन्होंने जो बताया वो अच्छी चीज बताई कि मेट्रो सिटी भी है, पर मेट्रो सिटी का आउटस्कर्ट है, तो आउटस्कर्ट्स में ग्रोथ होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो मेट्रो सिटी के आउटर पेरिफेरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या Tier 1 सिटी है, Tier 1 सिटी में भी काफी संभावना, और सबसे ज्यादा आपने बताया वैसे Tier 2 Tier 3 सिटी में भी संभावना है। तो हर एक जगह पे कौन से सिटी में आप ले रहे हो, उसके साथ में कौन सा लोकेशन पे और क्या प्राइस पे, यानी सिटी, फिर उसका लोकेशन और उसका प्राइस पॉइंट, दिस 3 थिंग कॉम्बिनेशन इज इम्पोर्टेंट। और उसके साथ में कौन सी ब्रांड, यानी जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो ट्रस्ट फैक्टर रियल एस्टेट में कौन सा डेवलपर के पास से आप ले रहे हो, वहां से भी आता है। तो
इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का आप बड़े सिटी में आज भी कर सकते हो, पर जो एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहां पर ऑलरेडी प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं, उससे आप थोड़ा बाहर चले जाइएगा तो वही सिटी में आपको बॉम्बे में भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, दिल्ली में भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, और अहमदाबाद में तो रिटर्न अच्छे मिल ही रहे हैं। अभिषेक जी तो हमारे अहमदाबाद के एक लिए Secretary बन गए। एक उनके दिल में काफी अच्छी भावना है, तो थैंक यू अभिषेक फॉर दैट। और बाकी सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटी में अच्छा रिटर्न अभी मिल रहा है। और इंडिया का जब मैक्रो मार्केट देखो पिछले साल का, तो गवर्नमेंट ने जो पॉइंट्स किए, यानी आज इंटरेस्ट रेट, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट रेट 7.5% के आसपास है, इनकम टैक्स में रियायत दे दी, फिर जीएसटी में रियायत दे दी, तो ये 3 अच्छे पॉइंट हो गए। मॉनसून इस बार हमारा काफी अच्छा गया है, तो ये 4 चीजों को देखते आप देखोगे कि ये मैक्रो मार्केट यानी ट्रैक्टर का सेल इस साल सबसे ज्यादा हुआ है, हाईएस्ट एवर। 2 व्हीलर्स और कार का सेल हाईएस्ट एवर हुआ है, और एफएमसीजी गुड्स दे आर आल्सो एट अ हाईएस्ट एवर लेवल। तो एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है, और ये जो है मैक्रो मार्केट के जो पैरामीटर्स है वो इंडिया के काफी अच्छे जा रहे हैं इस साल पे। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट भी नए साल में संवत 2082 में 10% से ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्या बात है। चलो इस पर भी हम रिटर्न्स पे भी आएंगे कि अदर एसेट क्लास के मुकाबले कितना आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रहा है। आईआर की बात अभी कर ही रहे थे यहाँ पर अभिषेक। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ बताइए जो अभी मुझे शेखर भाई भी कह रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सिटी आपने चुनी, फिर उसका कौन सा माइक्रो मार्केट। अच्छा अभी देखिए आज की तारीख में आदमी घर कैसे खरीदता है, जब वो शुरुआत करता है तो या तो जहाँ रहता है उसी लोकेलिटी में देखना शुरू कर देता है क्योंकि वहीं रहा है, परिवार को भी लगता है कि यहीं स्कूल है, यहीं दुकानें हैं, यहीं सब जान पहचान है, नंबर 1। नंबर 2, उसके यार दोस्तों से कुछ सलाह देते हैं, ऑफिस में किसी ने कहा अच्छा पनवेल में ले लो, अच्छा वहाँ अहमदाबाद में ले लो, अच्छा वहाँ गुजरात में ले लो, अच्छा वहाँ राजस्थान में ले लो, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नंबर 3 पर आज भी मैं कहूँगा, आई एम सॉरी इसे अदरवाइज मत ले कोई भी, कि जो हमारे यहाँ वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल है वो एक्चुअली में कोई मदद नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देती हैं, लेकिन आज 10-15 साल 20 साल से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके लिए आज भी एक सॉल्यूशन तो नहीं लेके आए। मैं कहूँगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है जिसे अगर कोई फुलफिल करेगा तो वो अब इस एआई के ज़माने में बहुत आगे चला जाएगा। तो एक वहाँ पे ऐसे आदमी थोड़ा बहुत ले लेता है, फिर एक ब्रोकर की कम्युनिटी है वो आपको थोड़ा बहुत करती है एडवर्टाइज। लेकिन मुझे जो सवाल मिलते हैं ना प्रॉपर्टी गुरु में, उससे मुझे समझ में आता है कि आदमी आखिरी तक कंफ्यूज रहता है, वो नहीं श्योर होता है कि उसे कहाँ लेना है, कैसे लेना है। सवाल सब रहते हैं कि कहाँ मुझे डिलीवरी टाइम पे मिल जाएगी, ये बिल्डर कैसा है, ये लोकेलिटी कैसी है, और रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, लेकिन उसको कहीं जवाब नहीं मिलता। अब बात आई माइक्रो मार्केट की, तो कोई कैसे, मान लीजिए किसी एक शहर में ही कोई व्यक्ति रह रहा है, वो कैसे देखे, कैसे सिलेक्ट करे कि मुझे कहाँ, मैं निवेश के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वरना तो जवाब कैसे हो जाएंगे कि नहीं आपके घर से आपका दफ्तर कितनी दूर है, आपकी बाकी चीज़ें, आपके बच्चे का स्कूल, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जब मुझे निवेश करना है जहाँ मुझे अच्छा रिटर्न मिले, उस माइक्रो मार्केट को मैं कैसे पहचानूँ? थोड़ा लंबा हो गया सवाल, सॉरी। नहीं तो ऐसा है कि एनीथिंग इन इंडिया, एक्चुअली उससे पहले अमेरिका में 60 मेट्रो सिटीज़ हैं, चाइना में कुछ 50 हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ 7 या 8 हैं। राइट। गोइंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट, अभी हिंदुस्तान को बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है कि जयपुर, चंडीगढ़, जो भी हमारे इंदौर, भोपाल, वाइजैक, नागपुर, दे हैव टू ग्रो। राइट। क्योंकि इन 6-7 सिटी पे प्रेशर इतना बढ़ गया है कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जॉब्स वहाँ क्रिएट करने ही पड़ेंगे। देयरफॉर मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया हिंदुस्तान नीड्स 20 मोर गिफ्ट सिटीज। मोदी जी आप सुन रहे हैं कि नहीं? सीरियसली, आई मीन इट। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, राइट, नॉट एन अल्ट्रा HNI। वो कुछ एक आध गलती भी कर दे तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ। आपने एकदम सही कहा कि अगर वो, जैसे मैं सैंटा क्रूज में रहता हूँ, मैं चाहे डेटा यूज करके कुछ एक्सपर्ट से सलाह लेके बोलूँगा चलो वडाला बहुत ग्रो होने वाला है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट बहुत इंफ्रा बना रही है, देखो अटल सेतु बन गया, तो वहाँ करते इन्वेस्ट क्योंकि वो ग्रो होगा। मेरी बीवी और मेरी माँ बोलेगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ना हमारी किटी पार्टी वहाँ पे है, ना हमारा क्लब वहाँ पे, हम तो वहाँ शिफ्ट होंगे ही नहीं। राइट। तो
exactly what Shekhar bhai said. The emotion is not linked to the bread earner in the family. बहुत सारे सदस्य हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, Right. राइट. इसीलिए वैसा ही होता है. अगर आप सांता क्रूज के हो तो आप या तो एक स्टेशन इधर जाओगे विले पार्ले, या एक स्टेशन इधर जाओगे खार. उतना ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन. Right. बट कमिंग बैक टू इन्वेस्टमेंट, प्लीज मेक श्योर कि आप पूरे इंडिया में, दिस आई एम सेइंग दिस विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनीथिंग विच इज प्राइस लेस देन 8,000 रुपीज, Okay. आप FSI का कॉस्ट ले लीजिए, इनके रेती सीमेंट अप्रूवल का कॉस्ट ले लीजिए, फंजिबल सब कुछ बहुत कुछ मिला के, दैट विल ग्रो, हैज टू ग्रो. तो एनीथिंग बिटवीन 5,000 एंड 8,000 वो तो मतलब ग्रो होगा ही होगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत जरूरी है देखना. चाहे, एंड प्लीज टेक द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिटी वेयर यू लिव. Okay. लोग क्या करते हैं, अगर बॉम्बे में बहुत पैसा कमा लिया, बॉम्बे में घर ले लिया, नेक्स्ट इज पूना, Right. नेक्स्ट इज बैंगलोर, एक ग्रेट जॉब्स वहाँ पे हैं, बट अपने शहर में पहले खरीदो. प्रॉपर्टी घर के पास है, नज़र के सामने है, आप जा सकते हो, देख सकते हो. जब वो ले लिया फिर तो दुनिया आपके लिए ओपन है. दुबई भी है, लंदन भी है, न्यूयॉर्क भी है, कोई हर्ज नहीं है. बट एनीथिंग विच इज अफोर्डेबल टुडे विल, उसका ग्रोथ पोटेंशियल इज फार मोर दैन विच इज एट 80,000. Right. Right? To give you an example, Mr. Magar, I'm a big fan of Satish Magar. उन्होंने 2003 या 4 में मगरपट्टा सिटी लॉन्च की थी पूना में एट 800 रुपीज स्क्वायर फुट. आज वो 11,000 है. मैंने उनसे एक सवाल पूछा, चलो 1,000 पकड़ते हैं, 1,000 का 11,000, 11 times in 25 years. My question to him was, will it become 11 times in the next 25 years? Can 11,000 become 1,50,000? Right. I'm not going to share the answer. जी. But I'll leave the answer to. हाँ, नहीं, दर्शक समझ जाएंगे उसमें. दर्शक समझ जाएंगे कि कहाँ पकड़ना है और कैसे पकड़ना है. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल शेखर भाई, इस समय हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है. छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, इंफ्रा पे ज़ोरदार काम हो रहा है. बहुत लोगों का एक पिक करने का तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है कि भाई वहाँ पे बढ़िया कनेक्टिविटी आ रही है, मेट्रो आ रही है, कोई एयरपोर्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है. मुझे बताइए, दो चीज़ों से मैं समझना चाहता हूँ इसको. एक तो है कि किसी जगह पे कन्वीनियंस आ रहा है तो वहाँ के भाव ज़्यादा बढ़ेंगे आगे चल के. जैसे एयरपोर्ट वाली कहानी अभी अभिषेक ने कही कि वो नवी मुंबई एयरपोर्ट की कहानी तो बहुत अरसे से चली. मुझे लग रहा है लोगों ने प्रीमियम पहले ही ले लिया, दाम बढ़े नहीं, और पहले ही मांग लिया कि 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ले आओ. और अब जाके वो 8,000 अगर जब एयरपोर्ट बन गया है तो आएगा या पहुँचेगा या 10,000 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. लेकिन जहाँ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हैं, तो वहाँ तो नया इलाका भी खुल रहा है, यानी सप्लाई भी खुल रही है. तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को मैं कैसे समझूं? क्या वहाँ ग्रो होने के ज़्यादा मौके होंगे या फिर वहाँ तो नई सप्लाई खुल जाएगी क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी और बाकी चीज़ें इंप्रूव हो गई? तो इसमें कैसे डिसीजन लें? रियल एस्टेट में और उसके रिटर्न में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप इन्वेस्ट भी करते हो तब वो एरिया का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी पहला आता है कनेक्टिविटी, दूसरा आता है एजुकेशन, तीसरा आता है काम से कितना दूर है, चौथा आता है अपने फैमिली यानी उनकी वाइफ, मदर इन लॉ और व्हाटएवर, और वो जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको कितना ट्रैवल करना पड़ता है अपनी चीजों के लिए. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्पोर्टेंट है. एक बात है जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, वो एक इम्पोर्टेंट पहलू है. पर दूसरा है यूनिवर्सिटीज. आप पास में काफी सारे शहरों का आप सर्वे कर लोगे तो जहां पर अच्छा स्कूल है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहां अच्छा आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और वहां पर भी रिटर्न अच्छा मिलता है. जहां पर एक कमर्शियल एरिया डेवलप हो रहा है और वहां पर काफी सारी ऑफिसेस बन रही है तो उसके आजू बाजू में भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है. और वहां पर तो मैं बोलूंगा कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि नया एयरपोर्ट बन रहा है तो नए एयरपोर्ट के आजू बाजू में अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर एक नया अच्छा यूनिवर्सिटी एरिया बन रहा है या अच्छा स्कूल एरिया बन रहा है या अच्छा कमर्शियल एरिया बन रहा है तो वहां पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. और मेरे हिसाब से आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो 8 to 10% का ग्रोथ है वो गिवन है. यानी कोई भी एरिया में अच्छे डेवलपर का अच्छा मकान आप खरीदोगे तो आपको 8 to 10% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा.
अभी इसके ऊपर का जो रिटर्न है वो आपका प्रॉपर्टी सिलेक्शन, आपका एरिया कैसे डेवलप हुआ, वहां पर कनेक्टिविटी कैसे आई, वहां पर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, वहां ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आया, उस पर डिपेंड करता है। बट 8 to 10% इज गिवन इन एनी एरिया। राइट। तो अभिषेक भाई, इसमें ना एक कई एक्सपर्ट इंक ब्लॉट थ्योरी की बात करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, एंड दैट इज व्हाट कि अगर आप एक कागज के ऊपर अगर एक स्याही की बूंद गिराएंगे तो वो कैसे फैलती है कागज के अंदर, उसी तरह से रियल एस्टेट चलता है। जो आपने अभी पनवेल का जिक्र किया, एयरपोर्ट का जिक्र किया, आपने कहा कि वहां पे अटक गया थोड़ा मामला, भाव नहीं बढ़ा, तो मुझे लगता है उसमें वो थ्योरी उस हिसाब से सही है कि क्या हुआ, आइसोलेशन में जाके एक चीज होने लगी। मतलब इंक ब्लॉट थ्योरी का मतलब है कि एक इलाका एक डेवलप हो गया, उसके बाद अगला होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इलाका डेवलप है और उसके 4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं है, फिर आपने जाके कुछ बनाया। तो वो जो अभी शेखर भाई भी कह रहे हैं कि वहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक अकेला कोई आइकॉनिक ब्रिज आ जाए, एयरपोर्ट आ जाए, पोर्ट आ जाए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको सब कुछ चाहिए। और जब तक वो डेवलप नहीं होता, वो फैब्रिक्स वहां नहीं आते, तब तक आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आप एकदम किसी बड़ी चीज पे मत चले जाओ? बहुत लोग जो लेमेन वाली सलाह देते हैं ना, अरे वहां तो ना नया है, अभी मुंबई में तीसरे एयरपोर्ट की बात चल रही है और इतने लोग सवाल पूछने लगे, क्या वहां प्लॉट खरीद लूं, क्या वहां मकान खरीद लूं? तो मैंने कहा भाई अभी वहां आजू बाजू कुछ इतना तो है नहीं, मैं कह नहीं सकता कुछ। आपकी इस पे क्या राय है कि ये इंक ब्लॉट वाली जो भी थ्योरी है, या जैसे भी इसको समझे, ये ज़्यादा तरीका सही है, या फिर आप किसी मेगा स्ट्रक्चर पे, किसी सड़क पे, किसी पुल पे, किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं और उस हिसाब से प्रॉपर्टी बाय कर लें? देखो क्या है, हिंदुस्तान में अगर आपके पास लाख शेयर हैं इन्फोसिस के, डी मार्ट के, HDFC के, वर्सेस अगर कहीं पे प्लॉट है, और अगर आप कोई पार्टी में गए और आपने बोला कि मेरे पास प्लॉट है, पीपल 10 जन आपके पास आके सुनने आ जाएंगे कि क्या खरीदा, चाहे वैल्यू सेम होगी वो प्लॉट की और वो शेयर की, पर शेयर को कोई सुनेगा नहीं। राइट, दैट इज रियल एस्टेट। यू सी द पावर ऑफ रियल एस्टेट टू द माइंड। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर से दो चीज होती है। नंबर वन, इट अलाउज मोर लैंड टू बिकम डेवलप। जैसे आपने कहा कि सप्लाई आ जाएगा, तो सप्लाई आएगा तो फिर डिमांड धीरे धीरे आएगी, तो प्राइस ऐसे बढ़ेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन अहमदाबाद, वन ऑफ द प्लैन्ड सिटीज या बेटर इंफ्रा सिटीज। तो अहमदाबाद में ग्रोथ इज लिमिटेड टू दैट 7-8, बड़ी शरीफ सी अच्छी सिटी है, हैदराबाद जैसे, बॉम्बे जैसे नहीं कि एक जगह 20% वो ना रोलर कोस्टर। तो इंफ्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बट अगर आप बोलोगे कि मैंने एक कहीं पे पुल बना दिया तो कल ही या एक साल के अंदर वहाँ पे सब प्राइस डबल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इट टेक्स टाइम, क्योंकि आज जो एवरेज इंडियन है उसको हॉस्पिटल भी चाहिए, उसका बेटा वहीं पैदा होगा या बेटी वहीं पैदा होगी, स्कूल भी, पढ़ाई भी वहीं करेगी, बैंक्वेट में शादी भी वहीं करेंगे। दे वॉन्ट एवरीथिंग इन द सेम कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू जब हम ग्रो हो रहे थे। स्कूल वॉज प्रॉबेबली आई डोंट नो 15-20 मिनट या 1 घंटा दूर, राइट, अलग अलग। तो ये बहुत बहुत फर्क आ गया है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू दिस जनरेशन। आप प्लीज इंफ्रा देखिए। आप एक्चुअली इंफ्रा होता क्या है? इंफ्रा इज नॉट जस्ट रोड्स एंड ब्रिजेस, इंफ्रा इज अयोध्या टेम्पल, राम जी का जो टेम्पल बना, उससे आप देखिए अयोध्या के प्राइसेस कहाँ हो गए, और अब तो और कितना होगा। सो देयर इज टेम्पल टाउन्स, देयर इज सी पोर्ट्स, देर आर एयरपोर्ट्स। अभी जो हमको कोहिनूर मिला है, हिंदुस्तान बोलता है कि कोहिनूर यूके से लेके आओ, मत लो, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं अभी। वी हैव फाउंड आवर ओन कोहिनूर इन वधावन पोर्ट, 70,000 crores ओनली 100 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे, दैट इज कोहिनूर, राइट? सो इंफ्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिटर्न्स। इट विल टेक 10 years फॉर दैट इंफ्रा टू एक्चुअली गेट कंप्लीटेड, एंड फिर सोशल आएगा, सोशल फैब्रिक, तब रियल रिटर्न्स मिलेंगे। राइट। हाँ, तो अब जब जैसे मुंबई एयरपोर्ट की बात करें कि अब वो एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया है, अब वहाँ पे जॉब्स आएंगे तो लोग पहुँचेंगे तो घरों की ज़रूरत होगी, बाकी चीज़ें, दुकान, मकान, हॉस्पिटल, सब कुछ। और अब वो कहानी चलेगी, रादर देन कि वो कहानी आज से 10 साल पहले चलती। Not for an average Indian. हाँ। 10 साल पहले was for the developer. हाँ। They had to buy it. Right. आज आप देखिए वाधवन पोर्ट की तरफ पालघर में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया है। एक डेवलपर ने मुझे बोला था, आज अगर आपने प्राइस की डिस्कशन की है, कल सुबह प्राइस विल चेंज। इट साउंड लाइक अ स्टॉक मार्केट। राइट।
That's the power of infra. But for developers at that moment, not for the end consumer or the investor, वो थोड़ा बाद में आना. क्योंकि 10 साल का इंतजार, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वहां पर घर उस समय खरीदे जी. और वो तरस गए कि उनको उनका भाव मिले ताकि उसमें से एग्जिट ले पाए. हाँ, जितने रुके होंगे तो अब उनके लिए नई कहानी शुरू होगी. तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है. एक बात जो शेखर भाई अभी कह रहे थे, किरण साहब, अभिषेक जी, कि प्लॉट की बात करिए लोग आ जाएंगे. हालांकि आपने बहुत कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि रेजिडेंशियल इज वन थिंग, जो जहां आपका निवेश होता है, और वो दरअसल उस रेजिडेंशियल का फायदा है कि उसमें आप रह सकते हैं जाके या किराए पे दे सकते हैं. प्लॉट बढ़ता है लेकिन उसका कुछ. तो शेखर भाई, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्लॉट ले लूं या घर ले लूं, या घर जहां बन रहा है ना, बहुत सारे लोग उसी में नीचे दुकानें निकाल देते हैं, वो दुकान ले लूं. तो ये सवाल भी बड़ा कॉमन है. अब आप बताइए अपने अनुभव से कि अलग अलग जगह पे इनका क्या महत्व है. हो सकता है कहीं प्लॉट लेना बेहतर हो, कहीं दुकान लेना बेहतर हो, कहीं घर लेना बेहतर हो, लेकिन निर्णय लेना हो तो कैसे देखें इसको? विपिन जी, आप सपोज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपके पास एक ग्रुप के शेयर से, यानी निफ्टी 50 है, तो एक ग्रुप में रिटर्न कम मिलता है, सेफ एंड सिक्योर है, इसलिए आप एक ग्रुप प्रीफर करते हो. फिर बी ग्रुप के शेयर से, निफ्टी 500 के शेयर से, और फिर सी ग्रुप के शेयर से. तो कुछ सी ग्रुप के शेयर से वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं, पर कुछ सी ग्रुप के शेयर से वहां आपका पैसा डूब भी जाता है. तो रियल एस्टेट को भी, अभिषेक, मैं चाहूंगा कि हमको भी एक कैटेगराइज करना चाहिए कि ए ग्रुप ये है, बी ग्रुप ये है और सी ग्रुप ये है. तो एक ग्रुप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी मैं बोलना चाहूंगा कि जहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट है, प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल भी है, ऑफिस भी है, हॉस्पिटल भी है, बाकी क्लब्स भी है, तो वो एक ग्रुप का शेयर है. और जो बी ग्रुप का शेयर है, थोड़ा आउटसाइड पे है, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, पर फ्यूचर में कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाएगा और वो एरिया में भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, तो वो बी ग्रुप का शेयर है. और ये जो सी ग्रुप के शेयर है, मैं बताना चाहूंगा कि बॉम्बे का नया एयरपोर्ट बना, वो जब भी बना और वहां पर लोगों ने रियल एस्टेट लिया, वो सी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था. तो और ऐसे ही नया कोई डेवलपमेंट आने वाला हो, यहाँ पर भी गुजरात में भी कुछ बोल रहे हैं कि भाई यहाँ नया डेवलपमेंट आ रहा है, तो वहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सी ग्रुप है. तो मैं जो एंड यूजर है उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट करिए. आपके लिए बी ग्रुप और सी ग्रुप, या तो ज्यादा से ज्यादा करना है तो बी ग्रुप में करिए इन्वेस्टमेंट, सी ग्रुप में मत जाइए. सी ग्रुप में जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, जो उसमें लॉस या प्रॉफिट को सहन कर सकता है, उसको सी ग्रुप में लेने दीजिए. आप जो एंड यूजर है उसको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा ही एक ग्रुप के शेयर खरीदे. ठीक है, एक अच्छा तरीका है ये अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये अच्छा आपने तुलना करके दिखाई इसको शेयर मार्केट से. वहाँ पर भी स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स भी होते हैं. तो वो हमेशा टाइम टू टाइम एक वार्निंग आती रहती है कि भाई आप कायदे की कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करें, ब्लू चिप में ही करें. स्मॉल और मिड कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पेनी स्टॉक से तो मना ही कर देते हैं कि आप नहीं करें. तो शायद कुछ वैसी तुलना शेखर भाई ने भी यहाँ की कि आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को देखना है जब बात रियल एस्टेट की हो. आपको इस पर राय रखेंगे सर? ही शूटिंग ऑन माई शोल्डर्स. ही सेड कि जैसे शेखर भाई ने कहा कि मतलब मेरा नाम लेके कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, कोई बात नहीं. When it comes to investment in real estate, again मैं कितने एम्फेसिस से ये कहूँ मैं, विपिन यू विल हैव टू हेल्प मी. हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, ये कहीं पे भी दुनिया में नहीं है. अगर आपको कपड़ा बेचना है, आपको कुछ भी बेचना है, आईफोन बेचना है, आपको यहीं पे ही बेचना पड़ेगा. रिटेल इतना एक्सप्लोड होने वाला है हिंदुस्तान में कि कोई, वी कांट इमेजिन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. आप कोई भी नई रीडेवलपमेंट बॉम्बे में देख लो या बैंगलोर में देख लो या इवन पूना भी शुरू हो गया है. ग्राउंड फ्लोर रिटेल इज कंपल्सरी बिकॉज रिटेल इज गोइंग टू रॉक. मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, लैंड डेवलपर्स डू अ बेटर जॉब. प्लॉट्स आप खरीदिए, लैंड तो हमेशा अप्रिशिएट होगा. उसको छोड़ के माई नंबर 1 इज रिटेल, नंबर 2 इज वेयर हाउस. मुझे तो कभी जिंदगी में पाव भाजी रात में 1 बजे नहीं मिली.
मेरा बेटा तो ऐसा फ़ोन उठाता है, टिक टिक टिक, घर में घंटी बजती है 1 बजे रात को, पाव भाजी घर में रेडी है, पैकेज्ड पूरा मस्त काटा छुरी के साथ। राइट। वेयर हाउस नंबर 2, ये कहाँ से आ रहा है, राइट? नंबर 3, रेसिडेंशियल, अगेन बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल अटैचमेंट। एंड लास्ट, ऑफिस। डजंट मीन ऑफिस नेगेटिव है, मैं, दिस इज माई पेकिंग ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट। I think that was one of your questions. And again I will repeat, anything which is less than 8,000 square feet, चलो retail तो नहीं मिलेगा क्योंकि retail तो डबल होता है रेसिडेंशियल से, बट इफ इट्स 15,000 के नीचे या 20,000 भी है तो उसके एप्रिसिएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड फॉर द इंडियन इन्वेस्टर हु लव्स रियल एस्टेट। तो क्विकली इसमें मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, आपने रिटेल की बात की और कमर्शियल की बात की, तो उसके अंदर अभी रीट्स है, पार्शियल ओनरशिप्स भी हैं। Yes. तो क्या इनमें जाना चाहिए, जहां आप चाहते तो हैं कि उस बड़े बड़े पाई का आपको भी एक छोटा सा कुछ हिस्सा मिले, लेकिन उसके लिए रीट्स और इस तरह की चीजें, आर दे गुड? यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। क्योंकि अगर आपको कोई ग्रेड ए बिल्डिंग में, बीकेसी में 1 लाख स्क्वायर फीट खरीदनी है तो पैसे ही नहीं आपके पास, तो आपको तो रिटेल पार्टिसिपेशन वैसे करना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा, बट इफ यू वांट टू बाय अ स्मॉल शॉप और अ स्मॉल ऑफिस, देन यू कैन बाय इट ऑन योर ओन। तो रीट आने से, फ्रैक्शनल ओनरशिप आने से आपके ऑप्शंस, ये सुना दिवाली का हैम्पर नहीं होता, हमारे घर पे आता है हैम्पर, अभी हैम्पर में चॉकलेट भी है, थोड़ा गाठिया फाफड़ा भी है, हाँ? तो ऑप्शन मिल गया आपके लिए। नहीं तो पहले क्या था, आई हैड टू ओनली बाय डायरेक्ट। Now I can buy through REIT, I can buy through fractional ownership, I can have multiple options. And ये दुनिया भर में हो रहा है जी। अब तो हमने तो सिर्फ 4 REITs हमारे पास, अमेरिका में तो 100 के ऊपर हैं। Right. तो लॉन्ग वे टू गो। राइट, पर कर सकते हैं वो भी 100%। राइट। चलिए, तो टू कंक्लूड, शेखर भाई, इस दिवाली पे आप निवेशकों को, घर खरीदारों को अपनी तरफ से, ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने 1 घंटे की चर्चा की है, क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैंने पहले भी आपके अगले सवाल में ही बता दिया। वैसे तो जो निवेशक है जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट है घर खरीदने के लिए, और वो घर के लिए, मेरे हिसाब से अभिषेक का नंबर 1 इज रिटेल, बट मेरे हिसाब से ऑलवेज नंबर 1 इज रेसिडेंशियल। घर जो है वो घर से इमोशनल अटैचमेंट है, उसमें आपको एग्जिट भी जिस दिन चाहिए उस दिन मिलती है, एंट्री भी जब चाहिए तब मिलती है। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 इज रेसिडेंशियल। और कैटेगरी ए यानी ग्रुप ए के जहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी डेवलपमेंट है, आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसे ही जगह पे आप घर खरीदो। फ्यूचर में लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ ये हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपने घर के लिए खरीद रहे हो। मेरी खूब खूब शुभकामना है लोगों को, आपके दर्शकों को, वो अच्छा डिसीजन ले और एक प्रॉपर डिसीजन लेके दिवाली के टाइम पे एक अच्छा नए घर में अपना प्रवेश करें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये पूरी चर्चा का सार भी यही था कि हम एक अंडरस्टैंडिंग लेके आए आपके लिए, ना कि हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे, मैं यहीं पे क्रॉस प्रमोशन भी कर दूं। अगर आपको पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट्स चाहिए, कौन से शहर में करें, कौन सी लोकेशन में करें, तो आप हमारा प्रॉपर्टी गुरु का एपिसोड देखिएगा, हम वहाँ पे वही बातें करने जा रहे हैं। लेकिन वो तो जगह पता चल गई आपको, लेकिन आपको डिसीजन लेने के लिए जो आधार चाहिए, जो बैकग्राउंड चाहिए, जो आपका पूरा एक AI सिस्टम चाहिए ना, जो आपको आंसर निकाल के देगा फाइनल, वो आज हमने बनाने की कोशिश की है। अब आप इसके अंदर कोई भी सवाल डालिएगा कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को घर लेना है, मेरे को सेकंड घर मतलब सेकंड होम लेना है, प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, दुकान, मकान, प्लॉट, रिटेल, व्हाटएवर, कहाँ, कैसे, किस जगह, किस आधार पे, कितना रिटर्न, सारे जवाब आज की चर्चा से आपको मिल जाएंगी। कोशिश यही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, अभिषेक किरण गुप्ता, और साथ में शेखर पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो ये आधार तैयार किया, जो पूरा डेटाबेस तैयार किया, ये सच में दर्शकों के बहुत काम आने वाला है टू टेक अ डिसीजन, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, लेना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि आप 1 या 2 ही बार ले रहे होते हैं ज़िंदगी में डिसीजन, और बहुत सारा पैसा दांव पे होता है। तो सोच समझ के लीजिएगा, जितनी बार चाहिए ये प्रोग्राम देखिएगा। हाइब्रिड शो है, आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा, आप टीवी पे देखना चाहेंगे पर्टिकुलर टाइम पे वो भी मिलेगा। इसके छोटे बड़े हर तरह के टुकड़े मिल जाएंगे, जितना सुनना है, जैसा सुनना है, और अपने विचार भी हमें भेजिएगा। हो सकता है कुछ और बातें हम यहाँ नहीं कर पाए हों, समय की बाध्यता रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो बहुत पसंद आने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी एंड शेखर भाई। हाँ जी, क्विकली।
मार्वल मूवीज में मूवी के एंड में क्रेडिट्स के बाद एक एंड में सीन होता है। हाँ। वैसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सिंस वी कंपेयर स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट, जी you have to invest in real estate to be able to also diversify after your first house, right? So real estate has to be in your portfolio. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और वो तो सदियों से रहा है और अभी भी हिंदुस्तान में तो नो डाउट वो पहली ही पसंद है, रिटर्न के लिहाज से नहीं, इमोशन के लिहाज से भी, और रिटर्न तो आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को और सभी दर्शकों को दीपावली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।